नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे देश भर की बड़ी खबरें, साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिन पर है दुनिया भर की नज़र, और उसके साथ ही बात करेंगे खेल और आर्थिक जगत की भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। दार्जिलिंग जिले के रंगापानी स्टेशन के पास ट्रेन हादसा। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर, 8 लोगों की मौत, 50 के करीब लोग हुए घायल। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान हुआ पूरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल के लिए हुए रवाना। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री ने घटना पर जताया दुख। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले की जांच गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी। हमले में 10 लोगों की हुई थी मौत। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र, राज्य सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी होंगे मौजूद। पश्चिम सिंहभूम जिले के कुआ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 4 नक्सली ढेर, बड़ी संख्या में हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों से मिलने निकला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। बागडोगरा और कूच बिहार में राजनीतिक हिंसा के शिकार लोगों का दर्ज करेंगे बयान। पानी की चोरी रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का पाइपलाइन पर पहरा। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ तेज किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक में भी पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। ईवीएम हैक करने से जुड़ी झूठी खबर छापने पर मिड डे अखबार ने मांगी माफी। चुनाव आयोग के नोटिस पर 24 घंटे के भीतर दिया माफीनामा। आज मनाया जा रहा है त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा। ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में अदा की जा रही है विशेष नमाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। और अब सबसे पहले बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। दार्जिलिंग में रंगापानी इलाके में सुबह 8:35 पर रेल दुर्घटना हुई और कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें गार्ड कोच, पार्सल के 2 कोच और जनरल कोच भी क्षतिग्रस्त हो गए। अभी तक 8 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 3 रेलकर्मी हैं, जबकि 5 यात्रियों के मरने की खबर है। मौके पर बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सा सहायता युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और ताज़ा जानकारी के मुताबिक बचाव कार्य पूरा हो चुका है। ये आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल। तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी, सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है। और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था,
कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा, NFR जोन में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे, NDRF और SDRF मिलकर काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। तो रेल मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। दार्जिलिंग के रंगापानी स्टेशन के पास हुए ट्रेन हादसे के बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से घोषणा की गई है कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो एक दुखद दुर्घटना, और दार्जिलिंग से सांसद राजू बिष्टा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूरी जानकारी के लिए, पूरी घटना की जानकारी के लिए। राजू जी, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ जानकारी आप वहां से देना चाहेंगे? राहत कार्य वहां पर पूरा हो चुका है? राहत कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है और जो बोगियां ठीक थी, जो पैसेंजर बिल्कुल सेफ सुरक्षित थे, उनको दूसरे इंजन लगा करके उनको सियालदह की तरफ आगे बढ़ा दिया गया है और रेस्क्यू करीब अंतिम दौर पे है। अब यहाँ से करीब 3 घंटा का और समय लगेगा, क्योंकि जो पटरी के ऊपर में बोगियां गिरी है उनको हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। और अभी तक जो आंकड़े हैं, करीब 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 25 से 30 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं उनके लिए ऑलरेडी हाई अलर्ट पे रख दिया गया था। और रेस्क्यू में NDRF, SDRF और स्टेट की मशीनरी और केंद्र सरकार और रेलवे की टीम काम कर रही है। मैं भी सवेरे से स्पॉट पे हूँ और अभी हम रेस्क्यू करीब करीब अंतिम दौर पे आपको मान सकते हैं। राजू जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से उन्हें सहायता पहुंचाई जा रही है और अब तक इस बारे में क्या कुछ पता लग पाया है? देखिए, क्योंकि मैं स्पॉट पे हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा ये घटना जो घटी, कंचनजंगा एक्सप्रेस जो NGP से छूट के सियालदह की तरफ जा रही थी और पीछे से जो है मालगाड़ी ने आकर टक्कर मारी और जब टक्कर लगा तो पीछे का गार्ड रूम और 2 पार्सल कोचेस थे, इसलिए जो है ये कैजुअलिटी की आंकड़े जो है नहीं तो और बढ़ सकते थे। और जहाँ तक घायलों का है, उनका अस्पताल नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और जो है प्राइवेट अस्पताल में उनकी पूरी व्यवस्था वहाँ पे है और जो भी उनका बेस्ट इलाज हो सकता है वो चल रहा है। यानी सारे प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल सब लोग काम कर रहे हैं। राजू जी, ये भी जानना चाहेंगे जो लोग घायल हुए हैं और जो लोग इस दुखद दुर्घटना में अपनी जान खो बैठे हैं, उनके परिजन अगर संपर्क करना चाहते हैं तो किस तरह से उन्हें जानकारी मुहैया कराई जा रही है? हाँ, प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है और प्रशासन ने नंबर भी जो है ऑलरेडी प्रसारण कर दिए हैं। रेल मंत्री भी रवाना हो चुके हैं वहां के लिए? रेल मंत्री जी दिल्ली से करीब 1.5 घंटे पहले निकल चुके हैं, अगले 1 घंटे के अंदर में स्पॉट पे पहुंच चुके होंगे। बिल्कुल, आप वहां पर हैं और पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो वहां पर जुटा हुआ है, किस तरह से राहत पहुंचाया जाए? देखिए, ये बहुत सवेरे घटना घटी, लेकिन पूरा PMO कार्यालय, स्वयं प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्री सवेरे से ही संपर्क बनाए हुए हैं और सारे अधिकारी और जो रेस्क्यू की टीमें समय पे पहुंच गई थी वो अपना काम कर रहे हैं और रेस्क्यू करीब करीब पूरा होने को है। बहुत शुक्रिया राजू जी पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां पर जो जिस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है वो बताने के लिए, क्योंकि तमाम जो प्रशासनिक अमला है वहां पर जुटा हुआ है। रेल मंत्री रवाना हो चुके हैं और राहत और बचाव कार्य करीब करीब वहां पर पूरा हो गया। हमारे संवाददाता निशांत राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। निशांत, राहत और बचाव कार्य जो है वो करीब करीब बता रहे हैं कि पूरा हो चुका है, रेल मंत्री भी रवाना हो चुके हैं। क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? किस तरह की ये जो ये दुर्घटना हुई है, क्या कुछ इसके कारण अभी तक पता लग पाए हैं? देखिए, अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से हमारी बातचीत हुई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि
प्राथमिक यानी कि प्राइमा फेसी के तौर पर देखा गया है कि मालगाड़ी के जो ड्राइवर है, लोको पायलट है, उसकी गलती नज़र आ रही है। उसने सिग्नल को अवॉइड किया है और जिसके चलते ये हादसा हुआ है। हालांकि अभी इसमें जांच होनी बाकी है। टोटल 8 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। रेल मंत्री जो हैं वो घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं और साथ ही साथ रेलवे के अधिकारी और तमाम लोगों की यही चिंता है जो घायल हैं उनको बेहतर इलाज मिल सके। घायलों की संख्या 25 के आसपास बताई जा रही है और उनका इलाज फिलहाल प्राथमिकता है और उसके अलावा घटना क्यों हुई है इसकी पूरी तरीके से जांच होगी। और जो इमरजेंसी ट्रेन होती है, जो मेडिकल ट्रेन है, वो भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई है। रेल मंत्रालय की अगर बात की जाए तो मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि जो अधिकारी थे वो जल्द ही मौके पर पहुंचे और वहां पर जितना रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तेजी से किया जा सकता था उस तेजी से किया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है इस हादसे के बाद से रेलवे के द्वारा तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा अभी भी रेल भवन में वॉर रूम में लगातार रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जो हैं वो स्थिति का जायजा ले रही हैं और किस तरीके से रेस्क्यू होने के बाद से स्थितियों से निपटा जाए, खासकर घायलों को उपचार जल्द से जल्द और बेहतर दिलाया जाए, इस पर फिलहाल सभी का फोकस नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपसे निशांत ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया है कि वॉर रूम में लगातार स्थिति पर नज़र रखी जा रही है, किस तरह से, क्योंकि जो पूरा ट्रैक वहाँ पर बढ़ा गया है, इससे और भी जो रेलवे है उनका परिचालन भी जो है वो प्रभावित हुआ होगा, किस तरह से उसे भी एक दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है और कब तक ये काम हो जाएगा, इस बारे में भी बताया जा रहा है। रमा, क्या आप अपना सवाल एक बार फिर दोबारा दोहराएंगे? आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो परिचालन व्यवस्था है वो भी वहाँ पर वो भी अस्त व्यस्त हुई है, उसे दोबारा से पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से क्या कुछ बताया जा रहा है कि कब तक ये हो जाएगा और क्या कोई जांच कमेटी भी इस बारे में गठित की जाएगी? देखिए, अभी रेलवे के द्वारा जब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता घायलों को बेहतर इलाज दिलाने की, उसके बाद की तमाम प्रक्रिया है, चाहे जांच की बात की जाए, चाहे रेलवे ट्रैक को पूरी तरीके से खाली कराने की बात की जाए। फिलहाल स्थितियां जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी वहां पर चूंकि घटनास्थल पर जाकर जांच होनी बाकी है, उसके बाद से ही ट्रैक को जो है वो खाली कराया जाएगा और इस जो परिचालन है वो व्यवस्थित ढंग से शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी इसमें समय लगेगा और घटना स्थल पर चूंकि खुद रेलवे मिनिस्टर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि काम में बहुत तेजी आएगी। बिल्कुल निशांत, यही आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एकदम त्वरित गति से काम किया गया तो स्थिति को जो है वो काफी जल्दी संभाल लिया गया। देखिए, बिल्कुल इसमें कहा जाए कि जैसे ही हादसे की खबर आती है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सीधा रेल भवन पहुंचते हैं, वॉर रूम में तमाम बड़े अधिकारी पहुंचते हैं और वॉर रूम से स्थिति की समीक्षा की जाती है। वहीं अगर ग्राउंड पर बात की जाए तो ग्राउंड पर टीमें भेजी जाती हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भेजा जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेजी से चलाया जाता है जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो इमरजेंसी रेलवे का वाहन है, खासकर मेडिकल वाहन है, उसको घटनास्थल पर रवाना किया जाता है और आसपास के जो पुलिस प्रशासन है उनकी मदद ली जाती है। आम लोगों ने भी वहां पर मदद की है और अब चूंकि स्थिति रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है तो जो लोग घायल हुए हैं उनको बेहतर इलाज के लिए रेलवे के द्वारा काम किया जा रहा है और खुद रेल मंत्री अब घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि रेलवे ने अपनी तरफ से त्वरित कार्रवाई की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हादसे के कारण क्या रहे हैं। प्राइमा फेसी लोको पायलट जो मालगाड़ी का है उसकी गलती नजर आ रही है, शायद उसने सिग्नल को अवॉइड किया है, लेकिन अभी चूंकि जांच का विषय और रेल मंत्रालय ने कहा है कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। निशांत, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता निशांत जिन्होंने बताया कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है, स्थिति पर नज़र रखी जा रही है और रेलवे मंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले का मामला एनआईए को सौंपा गया। गृह मंत्रालय ने फैसला लिया। इस आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी। ये आतंकी हमला 9 जून को हुआ था जब तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ था।
तो 9 जून को ये हमला हुआ था और इस आतंकी हमले के बाद बस खाई में जा गिरी थी। तो एनआईए को इसकी जांच सौंप दी गई है। 9 जून को ये हमला हुआ था। आतंकी हमले के बाद बस खाई में जा गिरी थी। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम 4 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्र, राज्य सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। तो गृह मंत्री आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री। और आज ये उच्च स्तरीय बैठक होनी है जिसमें सेना और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। तो काफ़ी अहम ये बैठक है। गृह मंत्री उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की आज अध्यक्षता करेंगे और मणिपुर की स्थिति की समीक्षा होगी। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा मणिपुर की गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। सेना और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो गृह मंत्री उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की आज अध्यक्षता करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम सिंहभूम में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। आज सुबह शुरू हुई सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच की इस मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। यह घटना पश्चिम सिंहभूम जिले के कुआ थाना क्षेत्र में हुई। इस मुठभेड़ की पुष्टि पश्चिम सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने की। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है। सुरक्षा बलों की ओर से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके से पुलिस ने कई हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। मारे गए नक्सलियों में से 3 पर सरकार ने इनाम घोषित कर रखा था। इनमें 10 लाख रुपए का इनामी जोनल कमांडर सिंगराई उर्फ मनोज, 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर कांडे होनहागा उर्फ दिरशुम, 2 लाख का इनामी एरिया कमांडर सूर्या उर्फ मुंडा देवगम शामिल है। इसके अलावा जिस महिला नक्सली की मौत हुई है उसकी पहचान जुनगा पूर्ति उर्फ मारला के रूप में की गई है। आपको बता दें, जंगल में नक्सलियों के इकट्ठा होने की सूचना पर सुरक्षा बलों और पुलिस की टीम संयुक्त पेट्रोलिंग पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों ने उन पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा लेकर जवाबी फायरिंग की। लगभग घंटे भर चली मुठभेड़ के बाद मौके से 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। दिल्ली में पानी की किल्लत पर एक और जनता परेशान है, तो वहीं दिल्ली सरकार मामले को सियासी रंग देने पर जुटी हुई है। कभी वो पाइपलाइन में तोड़फोड़ के आरोप लगाते हैं, कभी हरियाणा को पानी की कमी का जिम्मेदार बताते हैं, तो कभी हिमाचल को। जनता टैंकर माफियाओं से त्रस्त है। दिल्ली के चारों ओर बसी ओखला, गोविंदपुरी, रंगपुर, पहाड़ी, गीता कॉलोनी, विवेकानंद कैंप पानी की किल्लत से हलकान हुए जा रहे हैं। लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा।
दिल्ली की प्रदेश सत्ता और नगर निगम दोनों की डोर आम आदमी पार्टी के हाथों में है, लेकिन केजरीवाल और उनकी टीम बहानों की आड़ में अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। रविवार को केंद्रीय जल मंत्री को पत्र लिखकर आतिशी ने मदद की गुहार लगाई। वहीं दिल्ली पुलिस से पाइपलाइन की सुरक्षा को लेकर भी पेट्रोलिंग बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन टैंकर माफियाओं और जल बोर्ड की खस्ता हालत पर केजरीवाल और उनकी टीम चुप्पी साधे हुए है। भाजपा के मुताबिक साल 2013 में जल बोर्ड 600 करोड़ के मुनाफे में था, लेकिन आज वो 73,000 करोड़ के घाटे में पहुंच चुका है। इस पूरी सियासी कवायद में जनता की समस्या जस की तस बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, मैं तो उस समय दिल्ली विधानसभा का मेंबर था, मैं तो 1993 से दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूं। तब जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा था। आज जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। एक भी दिल्ली के अंदर नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए नहीं और 8,500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराई, उसका हिसाब किताब भी ये देते नहीं हैं। तो दिल्ली के लोग आज बड़े भारी संकट से गुजर रहे हैं। जब तक दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने जो भी उनसे वायदा किया है, उनको पीने का पानी उपलब्ध हो नहीं जाता है। और दिल्ली सरकार के इस रवैये के खिलाफ दिल्ली से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद और प्रदेश भाजपा लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी की समस्या दिल्ली के लोगों के लिए नई नहीं है। 10 साल से हर बार गर्मी में पानी की समस्या आती है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं केजरीवाल सरकार से कि 10 सालों में जब से पानी का संकट आया, उन्होंने इस संकट से का हल निकालने के लिए क्या स्थायी समाधान निकाला? दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में पाइपलाइन से पानी सप्लाई की जाती है, लेकिन बीते दिनों इसमें भी लगातार कमी आ रही है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की किल्लत दर्ज की जा रही है। दिल्ली की सरकार हरियाणा को इसका जिम्मेदार बता रही है, जबकि साल 1994 में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच यमुना के जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। इसके मुताबिक दिल्ली को मार्च से जून तक 0.076 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना तय हुआ था और वार्षिक आवंटन 0.724 BCM है। ये लगभग 435 MGD के बराबर है। इस समझौते में 2025 में संशोधन किया जाना है। तो लगातार जल संकट दिल्ली में बना हुआ है। इसी पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। गीता कॉलोनी से गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुयश हमारे साथ जुड़ रही है मोती नगर से। तो गिरीश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से बूंद बूंद पानी को तरस गई है दिल्ली और क्या मजबूरी है केजरीवाल सरकार की, क्यों वो पल्ला झाड़ रहे हैं और लगातार जो इधर उधर की बातों पर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए रमा, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से जल संकट बना हुआ है, उसकी वजह से दिल्ली की जो जनता है वो काफ़ी परेशान है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं रमा जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। वहाँ केवल लोगों को इंतज़ार रहता है सुबह शाम टैंकरों का कि कब टैंकर आएंगे और वो पानी भर पाएंगे। कुछ इलाकों में पानी ज़रूर आ रहा है, लेकिन वहाँ पानी इतना गंदा आ रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो दिल्ली के लोग हैं पेयजल को लेकर कितनी समस्या से जूझ रहे हैं। लगातार काफ़ी दिनों से दिल्ली के अंदर ये समस्या बनी हुई है और आज इस समस्या को लेकर जो दिल्ली भाजपा ने पूरी दिल्ली के अंदर करीब 52 जगहों पर इसी तरह का प्रदर्शन किया, जिसमें खास तौर पर जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनके कार्यालयों के बाहर और दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालयों के बाहर ये प्रदर्शन किया गया, ताकि वो लोग सचेत हों कि दिल्ली की जनता जो परेशान हो रही है उससे उनको निजात दिलाई जाए। हालांकि लगातार जो दिल्ली की जल मंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है, केजरीवाल की सरकार जो चल रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने में लगे हुए हैं। उनका बार बार ये कहना है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों दिल्ली भाजपा और अन्य लोगों ने वीडियो वायरल की कि कहाँ कहाँ पर दिल्ली के अंदर पानी लीकेज है, उस पर सवाल उठाने लग गए थे उल्टे ही कि इनके पास वीडियो कहाँ से आए। तो हालांकि इसका जवाब देते हुए दिल्ली भाजपा के
प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जानबूझकर किया गया है तो आप FIR कराइए, इस मामले की जांच कराइए। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप तो लगातार जारी हो रहे हैं, लेकिन इसके बीच जो पिस रही है वो दिल्ली की जनता पिस रही है। दिल्ली की जनता पानी के लिए बूंद बूंद के लिए परेशान है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां केवल लोगों को टैंकर का इंतजार रहता है, सुबह शाम कब टैंकर पहुंचे, कब वो लोग पानी भर के अपने घर में लेकर जाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अपने आप इस समय देश की राजधानी दिल्ली को राजधानी कहने पे भी लोगों को सवाल उठाना पड़ रहा है। गिरीश, टैंकर माफिया पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिन पहले दिल्ली भाजपा ने खास तौर पर एक खुलासा किया था जिसमें दिखाया था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के कुछ मंडल अध्यक्ष और उनके जो विधायक हैं वो टैंकर माफियाओं से मिले हुए हैं और पूरी तरह से जो पानी है वो कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है। जो लोगों को, जो दिल्ली की जनता है उन तक वो पानी नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन वो टैंकर माफियाओं के जरिए वो पानी बेचा जा रहा है। तो बहुत सारे सवाल पिछले दिनों में खड़े हुए हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर, लेकिन इन सब बीच में दिल्ली की जनता ही पिस रही है जिसे इस समय जल संकट से जूझना पड़ रहा है। हमारे साथ सुयश भी जुड़ी हुई हैं। सुयश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जो है मोती नगर में आप देख रही हैं, वहां पर लोगों का क्या कहना है और जिस तरह से बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, एक भ्रष्टाचार भी इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है क्योंकि 2013 में देखते हैं तो दिल्ली जल बोर्ड जो है वो एक बड़े फायदे में था और उसके बाद एक बड़ा नुकसान लगातार। जी रमा, आपने बिल्कुल सही कहा, भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहा है और इसका जो नज़ारा जो आप कहेंगी, लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि ये सब जो समस्या हो रही है वो आम आदमी पार्टी की वजह से हो रही है और कहीं ना कहीं ये साफ है क्योंकि आज जब यहाँ मोती नगर की जनता से जब हमने बात की तो वहाँ पीने का पानी तो छोड़िए, जो पानी की सप्लाई आ रही है मोती नगर से कुछ दूर में, यहाँ पर पाइपलाइन टूटी हुई है और वो नाले के पास टूटी हुई है। उस टूटी हुई पाइपलाइन से नाले का पानी मिलकर उनके यहाँ पानी आ रहा है जिसकी वजह से वहाँ बीमारियाँ भी हो रही हैं। तो वहाँ के लोगों का कहना था कि देखिए पानी हम नहाने के लिए भी खरीद कर लेकर आ रहे हैं। आज जो जिस तरीके की महंगाई है उसे देखते हुए हर एक व्यक्ति नहीं खरीद सकता है पीने का पानी और वहाँ पर वो बोतल लेकर के आ रहे हैं 20-20 रुपए की, 25-25 रुपए की, जिसकी वजह से उनको खासा परेशानी हो रही है और बीमारियां अलग हो रही हैं। और देखिए इस बात पर सवाल तो केजरीवाल से पूछना ही चाहिए क्योंकि जो जनता कह रही है कि हम आपको पिछले, ऐसा नहीं है कि इसी बार आया, पिछले 10 सालों से आप दिल्ली की सरकार चला रहे हैं और ना ही सिर्फ इस समस्या को, ये समस्या कोई नई नहीं है, हर बार गर्मी होती है, हर बार ये समस्या होती है और अब से कुछ दिन बाद जब बरसात आ जाएगी तो बाढ़ की समस्या भी होगी। 10 सालों में इस समस्या को दूर करने की तो बात छोड़िएगा, एक रोड मैप भी तैयार नहीं किया गया है कि इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए। हालांकि अब से कुछ ही दिन पहले ही 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि आप ये जो टैंकर माफिया वाली बात कर रहे हैं, आपने इस पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, आपने कोई FIR दर्ज क्यों नहीं कराई। तो उसके ऊपर भी आतिशी जी जो जल मंत्री हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, उनका ये कहना था कि आपको मतलब बीजेपी को या केंद्र सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लगातार भाषण पे भाषण आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लेकिन जिसको भुगतना पड़ रहा है, इतनी गर्मी है, उस गर्मी में अगर पानी की 2 बूंद भी दिल्ली की जनता को नहीं मिलेगी तो उसका अंदाज़ा आप जो सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, जो जब एक टैंकर आता है ना रमा, तो उस पे जो बच्चे बुजुर्ग जब दौड़ लगाते हैं तो उन्हें अपनी जान की परवाह भी नहीं होती है क्योंकि उन्हें वो दिख रही होती है सो 2 बूंद पानी की, कि उनकी उस बाल्टी में वो 2 बूंद पानी आ जाए क्योंकि नहीं पता इस बार अगर टैंकर खाली हो गया तो अगली बार वो टैंकर उनकी बस्ती में, उनके इलाके में दोबारा कब वापस आएगा। बिल्कुल। सुयश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से ये समस्या बद से बदतर होती जा रही है, यही वजह है टैंकर माफिया के पनपने की और किस तरह से जो दिल्ली सरकार है उसकी तरफ से भी इसमें अनदेखी की गई, इस समस्या को जानकर भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया।
जी बिल्कुल, कोई कदम नहीं उठाया गया है। देखिए, मुन्नक नहर से जहाँ से होता है वहाँ हमेशा ये होता है कि टैंकर माफिया जो चोरी करते हैं वो वहाँ से पानी लेकर के करते हैं। तो अब जो आप ये लीजिएगा कि उन्होंने जो पाइपलाइन लीकेज का भी जो सवाल उठा था कि अदालत ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पाइपलाइन लीकेज हो रही है तो उसको लेकर के भी आपने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखाई है। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने एक और पीसी किया और उसमें कहते हैं कि 50 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा हम मेंटेनेंस में कर चुके हैं। और जब इसको लेकर के रिपोर्ट मांगी गई कि आपने ये कहाँ किया, उसकी ऑडिट रिपोर्ट जब मांगी गई तो वो अभी तक नहीं दी गई है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार भाषण दिए जा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रिया तो आ रही है, लेकिन उसका सलूशन सामने निकल करके नहीं आ रहा है। और ये समस्या आज की नहीं है, तो इस और समस्या को इसीलिए लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार इस समय इस पूरे मामले को उलझाना चाहती है, ये दिखाई देता है। सुयश आपका, गिरीश आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे मिड डे प्राइम में, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में विधायक अग्निमित्रा पॉल, वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब शामिल हैं। भाजपा की ये टीम मंगलवार को दक्षिण बंगाल में डायमंड हार्बर और संदेश खाली जाएगी। इससे पहले कल टीम कोलकाता पहुंची थी। वहां पहुंचने के बाद टीम के सदस्यों ने हिंसा के पीड़ितों के साथ मुलाकात की। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में स्थित माहेश्वरी भवन में 200 शरणार्थियों को शरण दी गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला राज्य में होने वाली चुनावी हिंसा से जुड़ा है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में सर्वाधिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। इसके साथ ही साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में भी हिंसा की कई घटनाएं हुई। बागडोगरा एयरपोर्ट पर बिप्लब कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ये ममता बनर्जी की आदत है, उन्हें इसे बदल देना चाहिए। ये ममता बनर्जी का सरकार का और उनके पार्टी का ये जन्मजात आदत है और ये आज जितना जल्दी बदल दे तो इनके लिए भी अच्छा है, इनके पार्टी के लिए भी अच्छा है और इससे इनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इनसे नुकसान होने वाला है और ये जनता उनका है, इस बात को उनको समझ में नहीं आता। और हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रसन्नजीत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी आप देंगे। भाजपा का जो प्रतिनिधिमंडल है वो कूच बिहार के दौरे पर है और इसके साथ ही वहाँ पर लगातार जो स्थिति है और चुनावी हिंसा का जो इतिहास है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। वहाँ पर गवर्नर को भी कहना पड़ा कि हिंसा का जो तांडव है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं, देखिए रमा, ये जो प्रतिनिधि मंडल है ये कूच बिहार पहुंच गए हैं और वहां पे जो कूच बिहार में बीजेपी पार्टी ऑफिस में जो शरण लिए हुए हैं उनसे बातचीत जारी है उनका। इसके बाद वो दूसरे एक जगह पे जाएंगे जहां पे और काफी लोग हैं जो शरण लिए हुए हैं अपना जान बचाने के लिए। इस तरह से पूरे बंगाल में 4 से 5 हजार ऐसे बीजेपी समर्थक हैं जो अलग अलग धर्मशालाओं में या बीजेपी पार्टी ऑफिस में शरण ले चुके हैं। 4 तारीख रात से ये सिलसिला जारी है और आज हम 17 तारीख तक पहुंच गए हैं। तो ये पिछले 12-13 दिनों से ये जो अत्याचार है, ये जो हिंसा है, ये जारी है, ये कम होने की नाम ही नहीं ले रहा है और अलग अलग जगह पे नई तरीका से हिंसा की वारदात होते हुए हम देख रहे हैं। मुश्किल इस बात की है जो बिप्लब देब ने कहे हैं, ये एक आदत बन चुके हैं तृणमूल कांग्रेस की, तृणमूल कांग्रेस सरकार की, और ये भी आदत बन चुके हैं ममता बनर्जी की कि वो ये सारे की सारे जो घटना है इससे डिनाई करती रही है। और ये चाहे 2021 की बात हो चाहे हो 2024 की बात हो, किसी भी तरह से जब सीबीआई जांच होना शुरू हो गया 2021 के बाद अदालत की निर्देश के कारण, तब जाके मानना पड़ा कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत हुआ था। लेकिन जो हुआ था और सरकार की तरफ से जो कहना है, दोनों में काफी अंतर है।
इस बार भी ऐसा है। और सिर्फ भाजपा नहीं है इसमें, एक बात रमा याद रखना चाहिए कि इसमें वाम मोर्चे के लोग भी घायल हो रहा है, इसमें कांग्रेस के समर्थक भी घायल हो रहा है। लेकिन यह दुख की बात है कि जब वाम मोर्चे की जो केंद्रीय नेता है या कांग्रेस की जो केंद्रीय नेता है वो इसमें चुप्पी साधा ठीक समझे है, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी ना किसी तरह, चाहे उनका जो इस तरह की जो केंद्रीय टीम है इनकी तरफ से, चाहे यहाँ की नेता शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष या एमओएस सुकांत मजूमदार, ये जगह जगह पर जाके लोगों को आश्वासन देने की काम कर रहा है, उनका खाने पीने का इंतजाम कर रहा है और रात बिताने की इंतजाम कर रहा है, और अदालत के ऊपर यह दबाव डाला जा रहा है कि किस तरह से इन लोगों को अपने गांव में वापस लिया जाए। रमा बिल्कुल प्रसन्नजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बीजेपी लगातार मुखर रही है इस चुनावी हिंसा के खिलाफ, लेकिन जिस तरह से आपने बताया है कि वाम मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी घायल हुए, क्या वजह है उनकी चुप्पी की? मजबूरी क्या है सबसे बड़ी बात? मजबूरी रमा आप भी समझ सकती है, मैं भी समझ सकता हूं, पूरे देश समझ सकता है, लेकिन राहुल गांधी या सीताराम येचुरी इस बात पर खुलकर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए यह समस्या इस बात की है कि तृणमूल कांग्रेस उसके साथ है या नहीं है। अगर तृणमूल कांग्रेस की जो 29 सांसद है उनको दूर रखा जाए तो क्या आने वाले दिनों में उनका जो सरकार बनाने की सपना है जो मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कह रहे हैं, इसमें तृणमूल कांग्रेस की क्या भूमिका रह जाए, ये सब उत्पटन सा पेचीदा सोच के कारण यहाँ पे मालदा या मुर्शिदाबाद में जहां पे वाम मोर्चे की या कांग्रेस की लोग घायल हो रहे हैं, उनका हत्या किया जा रहा है, वो अपना घर छोड़ के जगह जगह पर अपने जो रिश्तेदार है उनके घर में शरण लिए हैं। इसके बारे में ना बंगाल की कांग्रेस की तरफ से, ना दिल्ली की कांग्रेस की तरफ से, ना बंगाल की वाम मोर्चे की तरफ से, ना दिल्ली की वाम मोर्चे की तरफ से कोई भी बयान हमको देखने को नहीं मिला, या कोई भी जो कदम उठाना है वो भी हमें देखने को नहीं मिला। ये राजनीति में इसमें राजनीति की पेच में फंस गए गांव की ये सारे लोग रमा। बिल्कुल, और यही वहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर बड़े सवाल जो है उठाने का कारण भी बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक की जनता शनिवार से पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम दे रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सरकार के इस फैसले का रविवार को बचाव किया। उन्होंने दलील दी कि बढ़ी हुई वैट की दरों से राज्य में विकास कार्य जारी रहेंगे। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कर्नाटक बिक्री कर की दरों को बढ़ा दिया है, जिसके बाद प्रदेश में ईंधन की कीमतें 3 रुपये अधिक बढ़ गई हैं। राज्य में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 102.85 रुपये हो गई है, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर 88.93 रुपये हो गई है। और पूरे मामले को भाजपा ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। इस पूरे मामले पर आज पूरे पार्टी की ओर से कांग्रेस सरकार के महंगाई बम के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीबाई विजयेंद्र ने कहा कि एक और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी ओर जनता को महंगाई का बोझ उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भाजपा ये भी आरोप लगा रही है कि राज्य पर आर्थिक बदहाली का संकट मंडरा रहा है। भाजपा कांग्रेस पर ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एक और महंगाई का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन उसकी सरकार अनायास ही लोगों को महंगाई की चक्की में पीस रही है। आशंका है बढ़ोतरी का असर पूरी सप्लाई चेन पर भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी और जिसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। This decision of the Congress government will cost dearly for the people of Karnataka. When the farmers were in great distress, it will affect the farmers also. And the prices of buses, taxis, autos, and every common man will be affected by the decision of the Congress government. The financial situation is very bad in the state of Karnataka because of the mishandling of the situation by the Congress government and the Chief Minister Siddaramaiah himself. So, Bharatiya Janata Party, we are taking on to the streets. We are protesting against the decision of the Congress government against the increase of the taxes on petrol and diesel.
तो भाजपा ने राज्यव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने से जुड़ा लेख प्रकाशित करने के मामले में मिड डे अखबार ने आज चुनाव आयोग से माफी मांग ली। कल ही मुंबई ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा था कि मिड डे और लोकमत में प्रकाशित खबरों को आधारहीन उन्होंने बताया था और कहा था कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए किसी ओटीपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं रहता, लिहाजा अखबार की ओर से दी गई खबर गलत है। चुनाव आयोग की ओर से अखबार को नोटिस थमाते हुए पूछा गया था कि क्यों न उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए। आयोग ने इस मामले में अखबारों को 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा था, जिसके बाद आज मिड डे ने अपने अखबार में ईवीएम पर छपी रिपोर्ट को झूठा बताया और कहा कि इस गलती के लिए उसे खेद है। पूरे मामले की शुरुआत तो मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से हुई, जहां शिवसेना शिंदे गुट के नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर ने 48 मतों से अपने प्रतिद्वंदी से रीकाउंटिंग में चुनाव जीत लिया था। चुनावी नतीजों को लेकर विपक्षी दलों ने ईवीएम को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और आरोप लगाया कि जब मतगणना हो रही थी तब रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पंडलकर पर मोबाइल का इस्तेमाल केंद्र के अंदर किया गया। उन पर तथाकथित रूप से आरोप लगे हैं कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी जनरेट करने के लिए किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि भारत में हर स्तर पर ईवीएम बेहद सुरक्षित और किसी भी अन्य नेटवर्क या मीडिया से अलग है। The EVM in India is a very secure machine because A, it is completely isolated from any connectivity. B, the individual machine in hundreds and thousands of numbers are kept under strict physical security. This was not so much about an argument as much as I was clarifying to somebody who's sitting in the US and does not know what India is and what the Indian EVM is, and exchanging my views. And I said, look, in the end we will all agree to disagree. लखनऊ के अकबर नगर में एलडीए अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। अकबर नगर प्रथम और अकबर नगर द्वितीय में अब तक ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण की कुल संख्या 1149 तक पहुंच गई है। इस ध्वस्तीकरण में 15 बड़ी पोकलेन मशीन, 12 जेसीबी और 15 वाटर टैंकर लगे हैं। अकबर नगर के 1800 निवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए। सभी लोगों को आवंटन पत्र भी दिए जा चुके हैं। लोगों को घरों में शिफ्ट करने में परेशानी ना हो, इसीलिए नए भवन में शिफ्ट करने के लिए 30 लोडर वाहन भी लगाए गए हैं। चिलचिलाती गर्मी में बिजली की मांग बढ़ना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश में भी बीते दिनों बिजली की मांग बढ़ी है। कई जगहों पर लोग मांग और आपूर्ति के बीच बड़े गैप की बात कर रहे हैं। ऐसे में डीडी न्यूज़ ने राज्य के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन 30,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली की आपूर्ति की जा रही है और ये देश में सबसे अधिक है। प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली की डिमांड बढ़ने के साथ ऊर्जा विभाग के द्वारा एक इतिहास रचा गया है। 30,000 मेगावाट से ज़्यादा सप्लाई की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऊर्जा मंत्री स्वयं मौजूद हैं। आपका स्वागत है दूरदर्शन के साथ। उत्तर प्रदेश ने एक बार इतिहास रचा है सप्लाई को लेकर बिजली की। किस तरीके से देखते हैं, कितना बड़ा अचीवमेंट है ये उत्तर प्रदेश के लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा कि वर्तमान में जो हम आपूर्ति कर रहे हैं 30,600 मेगावाट से ऊपर की, लगभग 700 मेगावाट, 30,700 मेगावाट के आसपास, वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है। इतना ही नहीं, पूरे देश में किसी भी राज्य के इतिहास में सर्वाधिक है। पिछले 7 सालों में हम लोगों ने लगभग 1.25 लाख नए मजरों का विद्युतीकरण किया है, जिन मजरों में बिजली का न खंभा देखा गया था, न तार देखा गया था और न ही बिजली का बल्ब जलते हुए देखा गया था। तो इस प्रकार व्याप बढ़ा है। हर गांव, हर शहर, हर मजरे, हर कस्बे में हम बिजली दे रहे हैं। हर सड़क में, हर संस्थान में हम बिजली दे रहे हैं। तो 24 घंटा बिजली देने के लिए पूरा जो बिजली का उत्पादन या उसके पीछे का जो पूरा व्यवस्थापन है, उसको भी हमने सुचारू रूप से किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या कुछ नई कोई कार्य योजना है उनको राहत देने के लिए, खासतौर से हमारे किसान जिनको? लाखों किसानों को हमने पिछले 2 सालों में
नए नलकूपों के कनेक्शन दिए हैं। किसानों की बिजली 1 अप्रैल 2023 से हमने संपूर्ण रूप से माफ़ किया हुआ है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का किसान हो, चाहे शहरी क्षेत्र का किसान हो, उसको एक पैसा भी अब अपने नलकूप के, ट्यूबवेल के, सिंचाई के कनेक्शन के लिए देने की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ताओं को लगातार बिजली मिलती रहे और सस्ती मिलती रहे, इसके लिए क्या कुछ सरकार सोच रही है? मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं आपको 24 घंटे बिजली देने के लिए हमारा पूरा विभाग प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको निरंतर और निर्बाध बिजली दी जाए। साथ ही इस निर्बाध बिजली की आपूर्ति में जो लोग समस्या पैदा करते हैं, कटिया लगाने वालों को, चोरी करने वालों को मैं सावधान और सजग भी करना चाहूँगा कि आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस कार्रवाई की जाएगी, FIR किया जाएगा, आपको जेल भिजवाने का भी प्रबंध किया जाएगा। अगर आप निर्दोष नागरिकों को बिजली पहुंचाने में किसी भी प्रकार से दिक्कत पैदा करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी, जो बता रहे थे प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। ऊर्जा विभाग के द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। विकास सिंह, DD न्यूज़, लखनऊ। और मीडिया प्राइम में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज़। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? शुक्रिया रमा। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे ICC T20 वर्ल्ड कप की खबरों के साथ, जहां पर T20 वर्ल्ड कप 2024 में ग्रुप स्टेज के मुकाबले अपने आखिरी चरण में हैं। आज खेले गए मैच में बांग्लादेश ने नेपाल को 21 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश की टीम सुपर 8 में पहुंचने वाली आखिरी टीम बन गई। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने नेपाल को जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में नेपाल की टीम 85 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज खेले गए दूसरे मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 83 रन से हरा दिया। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने नीदरलैंड्स के सामने जीत के लिए 202 रन का लक्ष्य रखा था। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स की पूरी टीम 16.4 ओवर में ऑल आउट हो गई और मैच को गंवा दिया। तो एक तरह से तस्वीर जो है वो अब साफ हो चुकी है। सुपर 8 के लिए 8 टीमें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। बांग्लादेश के रूप में आखिरी टीम सुपर 8 में पहुंची है। और अब बात कर लेते हैं भजन कौर की। भारतीय तीरंदाज भजन कौर ने तीरंदाजी के लिए ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। भजन कौर ने ओलंपिक क्वालिफायर तीरंदाजी में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर ये कोटा हासिल करने में सफलता हासिल की। उन्होंने फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त ईरान की मोबिना फलाह को 6-2 से पराजित किया। वहीं बात करें टेनिस की, तो भारत के शीर्ष वरीयता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को पेरुगिया चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। टूर्नामेंट के खिताबी मैच में नागल को इटली के लुसियानो डाउडेरी के हाथों 6-1, 6-2 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। सुमित नागल सेमीफाइनल मैच में स्पेन के बर्नबे ज़पाटा को हराकर फाइनल में पहुंचे थे। टेनिस के बाद अब बात करते हैं मुक्केबाजी की। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने पेरिस ओलंपिक से पहले दमदार प्रदर्शन करते हुए चक्गणराज्य में आयोजित ग्रां प्री में रजत पदक जीता। लवलीना को महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में चीन की ली कियान से हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके चलते वो स्वर्ण पदक से चूक गई। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और पेरिस ओलंपिक में भी उनसे पदक की आशा रहेगी। और अब बात करते हैं यूरो कप की। इंग्लैंड ने यूरो कप 2024 में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में इंग्लैंड ने सर्बिया को 1-0 के अंतर से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मैच में एकमात्र गोल इंग्लैंड की ओर से जूड बेलिंघम ने 13वें मिनट में किया। इसके बाद मैच के आखिरी तक कोई और गोल नहीं हो सका और जीत ने इंग्लैंड का साथ दिया। तो रमा, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। धन्यवाद गौरव तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को ईद अल अजहा की शुभकामना दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर लिखा, सभी देशवासियों विशेषकर देश विदेश में रहने वाले मुस्लिम भाई बहनों को ईद अल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। त्याग और बलिदान का ये त्यौहार हमें अपनी खुशहाली को सबके साथ, विशेषकर ज़रूरतमंद लोगों के साथ बांटने का संदेश देता है। आइए इस अवसर पर हम सभी देशवासी विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों के हित में मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लें। तो राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं दी हैं सभी देशवासियों को ईद उल जुहा की। और अब समय है योग का। जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां हर स्तर पर जारी हैं। इसी कड़ी में मेरठ से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी जुड़ रहा है। योग दिवस के दिन योग शपथ को लेकर नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी विश्वविद्यालय कर चुका है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की भी कवायद की जा रही है। राजभवन, ऑनरेबल राजभवन, हमारी गवर्नर मैडम ने एक बहुत सोच को आगे रखा हुआ है कि हम लोग एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का नाम रोशन करें। सिंस हम लोगों के पास उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश ने ये तय किया कि सारे विश्वविद्यालय, पूरा उत्तर प्रदेश मिल के एक प्लेज ले, एक शपथ ले, जिसके लिए एक हम लोगों ने मॉड्यूल तैयार करके बच्चों के पास तक भेजा है। और वो शपथ है ऑलरेडी लिखी हुई है, मोबाइल ऐप के थ्रू वो शपथ लेनी है। सो आई विल बी वेरी ऑनर्ड अगर आप लोग चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को पे जाएं, ये बोले हम उसकी तरफ से हैं और एक प्लेज लें। एक OTP जनरेट होगा, उस OTP, वो इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है कि वो OTP आपके मोबाइल से ही जनरेट होगा और वो OTP करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मेरा पूरे मेरठ वासियों से, सारे डिस्ट्रिक्ट से ये अपील है कि आप सब लोग प्लेज लें। वहीं अलीगढ़ में जिले की सभी ग्राम पंचायतों और मुख्यालय जवाहर पार्क में आज से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह का शुभारंभ हो गया है। आज सांसद सतीश गौतम, महापौर प्रशांत सिंगल द्वारा योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे के तहत हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जो हमारा एक योगा वीक का प्रोग्राम आज से शुरुआत हुआ है। मेन मैसेज है हमारा, सबको योगा से ज़्यादा युवा पीढ़ी को, बच्चों को जोड़ने का हमारा मेन एम है। तो योगा ही ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम अपने को रोग से काइंड ऑफ कवच हम बना सकते हैं अपने जीवन में। तो देश में तो योग दिवस की तैयारियां जारी ही हैं, वहीं विदेशों में भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। इंग्लैंड में भारतीय उच्चायोग द्वारा लंदन के टफल स्क्वायर पर योगा सभी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। योगा कार्यक्रम के लिए T20 खेलने इंग्लैंड आई भारतीय बधिर क्रिकेट टीम को भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा आमंत्रित किया गया है। हम अपनी दिव्यांग क्रिकेट टीम को खास तौर से लंदन में स्वागत करते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारी टीम जो है यहाँ आके अच्छा मैच का प्रदर्शन करेंगे और हमारी ब्रिटेन के दोस्तों के साथ और गहरा संपर्क बनाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है। आज मैं यहाँ पे टफल स्क्वायर में आज योगा को ज्वाइन किया है। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी हेल्थ, हमारी मेंटल वेलबींग और वेलनेस को लेकर मैन वुमेन सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो योगा को अपनाएं। देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। इसी के साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।